हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों में पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा कि आपका एग्जाम नज़दीक है तो इसके लिए साथियों हम यहाँ पे वन शॉट वीडियो ला रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ करके कम से कम टाइम में आप अपने एग्जाम को क्लेरिफाई कर पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इसके पहले हमने वीडियो यूनिट 1 का और यूनिट 2 का वन शॉट अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है इसका मतलब आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाया, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। तो यदि अभी आप भी नहीं जुड़े हुए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए तुरंत ताकि आपको सारी अपडेट मिल पाए। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे साथियों थोड़ा सा हम कंसाइज वे में बात करेंगे। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग नहीं हो टाइम टेकिंग नहीं है साथियों यूनिट, क्योंकि छोटे बहुत कम टॉपिक हैं तो इसको हम कवर कर पाएंगे। यदि हम सिलेबस देखना चाहें तो जो आप पढ़ने वाले हैं आज, जो आपका यूनिट 3 का सिलेबस है, उसका जो मेन हेडिंग है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ देखना है आपको पहला जो आपको टॉपिक मिलेगा थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। ये आप साथियों फाइनल ईयर में जब आप जाओगे तो 8th सेमेस्टर में आपको लास्ट सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट लिखनी होती है, तो उसमें साथियों आप काम आएगा थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि अब तक आप भूल चुके होंगे, बट ये लेक्चर तब आपको फिर से देखना पड़ेगा कि कैसे लिखी जाती है थीसिस या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। फिर आगे हमारे होते हैं टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस ही है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था टेक्निकल आपका प्रेजेंटेशन पढ़ा था, टेक्निकल आपका लिटरेचर भी पढ़ा था, तो सेम चीज़ आपका यहाँ भी आता है। उसके बाद आता है हाउ टू पिच आइडिया। यदि आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप या डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे लेते हैं, आपको कोई स्टार्टअप है, आपको कोई फंडिंग है, तो वहाँ पे आपको कैसे अपने आइडिया को पिच करना है, वहाँ पे आपको ये टॉपिक समझा जाएगा। प्रोसेस क्या होता है उसका, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वहाँ पे देखेंगे पिच एंड आइडिया में। फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे जहाँ बोला जाता है एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी। जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, एक है पैसन, एक है वॉइस, एक है इलस्ट्रेशन। तो ये इतना आज हमारा सिलेबस होने वाला है साथियों। और उम्मीद करता हूँ जैसे और बोलना चाहूँगा कि आपका एग्जाम आ गया है साथियों। ठीक, डेट शीट आ गई। यदि आपने अभी पढ़ाई पूरी नहीं की है साथियों, अभी आपके पास हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर पाओ। तो अभी आपको 200 का डिस्काउंट चल रहा है। आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दिए गए हैं। जैसे ही वहाँ पर जाएंगे आप ये फेज 2 का कूपन कोड जो है वो अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये सब्जेक्ट हो जाएगा 299 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये 299 में आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जल्द से जल्द जा करके आप इसको यूज कर लीजिए। ओके, और यदि आप कोई मिस कर रहे हैं, यदि आप और सारे ब्रांचेज के वीडियो देखना चाहते हैं या फिर और आप सब्जेक्ट चाहना चाहते हैं, आप अपना कोर सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप जाइएगा सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने की फैसिलिटी है, आप वहाँ पे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू जो भी हो, तो वहाँ पर आप देख पाओगे और आप वहाँ PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए। और साथ में आप वीडियो, यदि आपके पास लैपटॉप है, PC है, तो आप वहाँ से भी आप वीडियो को uniqueseries.in की वेबसाइट से लॉगिन करके वहाँ पे भी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो बड़ी स्क्रीन में भी देखने का मजा ले सकते हो। तो अभी जाइएगा आप सिविल मंत्रा ऐप को डाउनलोड करके सारी चीज़ फीचर्स का आप लाभ उठा पाते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। ये क्या है पहले समझते हैं, देखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको फाइनल ईयर में आपको ये थीसिस लिखनी पड़ सकती है या फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको यहाँ पे डिजर्टेशन बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे डोमेन है, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग डोमेन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन हो गया या फिर रिसर्च डोमेन हो गया, तो सब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला जाता है, देखिए थीसिस क्या है। थीसिस फोकस ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज इनटू योर फील्ड। मतलब कि जब आप कोई नया रिसर्च करते हो, ठीक है, तो वो आप अपने फील्ड में अपने नॉलेज के लिए, तो वो क्या कहलाता है, थीसिस कहलाता है। या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज को फोकस करके अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपका कहलाता है थीसिस कहलाता है। इसका पर्पज क्या होता है, टू एक्सप्लोर अ रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन डिटेल एंड प्रोवाइड न्यू इनसाइट। मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी नया कोई इस क्वेश्चन हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ आया, अच्छा इस पर रिसर्च हमें करनी चाहिए, तो उसको आपने एक्सप्लोर किया। ठीक है, उसमें और डेप में गए, तो उसका जो एक डिटेल आपका एक्सप्लोरेशन था, जो आपने उसके बारे में जानकारी ली, उसको हम क्या करते हैं, उसका हमारा पर्पज होता है रिसर्च के बारे में कि जानकारी लेना। अब कंटेंट की बात करूँ यहाँ पे साथ क्या क्या होता है रिसर्च पेपर में, तो वहाँ पे आपका होता है लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर रिसर्च क्वेश्चन मेथोडोलॉजी रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस होती है। यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या होती है कि आप खुद से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सोचते हो जिसके थ्रू आउट आपका पूरा रिसर्च वर्क चलता है, या रिसर्च क्वेश्चन भी उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको उस रिसर्च क्वेश्चन को
एनालाइज करने के लिए आपने कौन कौन सा मेथड यूज किया है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। मेथडोलॉजी में कौन कौन सा आपने स्टेप क्या क्या अपनाए हैं, आपका एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा इंक्लूड किए, कौन सा टूल आपने यूज किया था, कैसा सर्वे किया था आपका, सारी चीज़ वहाँ पे मेथडोलॉजी में यूज होती है। जब इसको करोगे साथियों तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि इन सभी, जब लिटरेचर रिव्यू पढ़े आपने, अपने मेथड किया, कुछ सर्वे किया, उसका कंक्लूजन किया, उसका डाटा को इंटरप्रेट किया, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसको यहाँ देखिए, जिसको बोलते हैं डाटा या फाइंडिंग्स फ्रॉम योर रिसर्च ऑफन शो यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट। फिर जो आपको मिला है उसको आप टेबल की सहायता से, ग्राफ या चार्ट की सहायता से उसको दिखाते हो, ताकि आसानी से आपको कुछ और भी लोगों को समझ में आ पाए। फिर क्या करोगे, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, पर पहले आपने कुछ हाइपोथेसिस बना रखी थी, मतलब कि कुछ आप एजम्पशन बना रखे थे, कुछ आपने क्वेश्चन ले रखे थे, तब आप इस दोनों में क्या करोगे, आप इसमें डिस्कशन करोगे। ठीक है, क्या हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे तो वहाँ पर पता चलेगी, बट अभी आपको यहाँ पे डिस्कशन होगा उन दोनों में। ठीक है, तो एज एनालिसिस रिजल्ट कंपेयरिंग देम टू एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट दे मीन। ठीक, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाते हो। यहाँ पे देख पाओगे साथियों, देखो बोला क्या गया, ये लेंथ कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे बैचलर थीसिस है, मतलब कि आप ग्रेजुएशन में हो तो 40 to 60 पेजेस जाती हैं। अधिकतर आप जब मास्टर करते हो तो आप पे 60 to 100 पेजेस जाती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस जब आप मास्टर के साथ आप PhD असिस्टेंट प्रोफेसर जाते हो तभी वहाँ पे 60 to 100 पेज वहाँ भी होती है। क्योंकि साथियों इससे क्या होता है कि आपको इतना पेज इसलिए लिमिट कर दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा कंसाइजली चीज़ों को प्रेजेंट करने का आइडिया लग पाए। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कैसे आपको यहाँ पे थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक लिया हूँ, देखो जो मेरा रिपोर्ट था, यहाँ पे देखो यहाँ पे था क्या, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऑन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। ये मेरे MBA का था जो मैंने किया था। देख सकते हो आप यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया क्या क्या होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ। तो स्टार्टिंग क्या होता है आपका, देखिए कैंडिडेट डिक्लेरेशन होता है। यहाँ पे आप कैंडिडेट डिक्लेयर करता है कि अपने जो फैकल्टी होती है, जो गाइडेंस होता है, उनका नाम देता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक सुपरवाइजर डिक्लेरेशन होता है जो आपका सुपरवाइज करता है। ठीक है, जैसे आप हमारे में क्या थी, असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी डॉक्टर मोनिका कश्यप मैम थी, तो उन्होंने किया था। उसके बाद आगे चलोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा टोटल का। फिर इसके आगे नीचे जाओगे तो आपको शायद कंटेंट मिलेगा, हाँ टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। ये चीज़ मेन होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो कि पहले मैंने लिखा क्या, कैंडिडेट डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया था जिसको आपको लिखना नहीं होता। फिर आपका अब्स्ट्रैक्ट आता है। यहाँ पे मैंने मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो मेरा टॉपिक था उसमें अब्स्ट्रैक्ट नहीं आना था, इसलिए मेरे साथी यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका एक अब्स्ट्रैक्ट आएगा। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू मेरा सही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू था, तो मैंने क्या किया, सभी कई सारे पेपर पढ़े थे, लिटरेचर रिव्यू करने को आता है, तो कभी आपको पेपर में डाला जाता है, कभी नहीं डाला जाता है। ठीक, तो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू हमने देखा। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू आएगा। फिर उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी। देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने क्या किया, देखा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड इट्स कंसेप्चुअल बाउंड्रीज मैंने पढ़ा। फिर डाटा सोर्स क्या थे, कैसे सर्च किया, फिर सर्च स्ट्रिंग क्या क्या थी, क्योंकि हमने हमारा गूगल स्कॉलर है, जो आपका स्कोपस है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ स्टडीज़, क्योंकि बहुत सारे पेपर मिले, उसमें से पेपर को सिलेक्ट कैसे किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी उसको, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पस ऑफ एनालिसिस कैसे उसको एनालिसिस किया, सारी चीज़ यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने यूज किया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन में लिया था, उसको हमने क्या किया, वहाँ पे बात किया, उसको डिजर्टेशन किया, ऑल इंक्लूड पेपर वहाँ पे टॉपिक था। फिर यहाँ देखिए रिजल्ट मैंने किया, जो मैंने रिसर्च क्वेश्चन लिए थे उसका रिजल्ट आया। मैंने 3 रिसर्च क्वेश्चन लिए थे जिसको बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, हाउ टू कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द करंट रिसर्च एरियाज इन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि ऐसे आपको मिलेगा जो आपको रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद रिजल्ट मतलब कि क्या है कि आपने उसको डिस्कशन किया, इसको कहेंगे आपको डिस्कशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको डिस्कशन बोला जाता है। फिर उसके बाद आपकी फाइंडिंग आएंगी, क्या आपको फाइंडिंग मिली, कंक्लूजन लिखोगे उसके बाद। फिर आपका आएगा लिमिटेशन एंड फ्यूचर एप्लीकेशन, मतलब क्या होता है कि जो आपने थीसिस की उसमें लिमिटेशंस क्या क्या थे, यदि किसी फ्यूचर में किसी को कैरी आउट करना हुआ तो कैसे कैरी आउट किया जा सकता है, किन किन बातों को ध्यान दे करके। फिर वहाँ पे हम डिफरेंसेस डालते हैं। तो आप देख पाओगे लगभग 51 पेजेज में हो गया, साथ ही मास्टर की थी। ठीक, तो ऐसे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ सारी चीज़ मैं यहाँ पे लिखा 1 to 1, और इसमें सारी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ आपको यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ आपकी गाइडेंस दी जाएगी कि आपको ऐसे फॉन्ट साइज रखनी है, ये आपका रूल होना चाहिए, जस्टिफाई क्या होना चाहिए, कितना मार्जिन लेकर रखना है, सब आपको बताया जाता है। ठीक है, और लास्ट में देखिए अब ये बात होती है, एक बात आई थी इसमें ओरिजिनल कैसे होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्यों होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट लगाई हुई है, तो यहाँ पे आपको प्लेगरिज्म चेक होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शायद नहीं वो प्रिंट कर दिया था, ये आपका रेफरेंस है। ठीक है, और ये जो स्टाइल होता है, मैं पहले बात किया था APA बात किया था मैं। ठीक है, मैंने आपको बात किया था APA
MLA, ठीक, IAIEEE से। तो ये आपका जो होता है ये APA होता है, ठीक है, APA आपका ये रेफरेंस साइटेशन का एक मेथड होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका रिसर्च मेथड दिखता है। तो यहाँ देख सकते हो मैं लिटरेचर भी बताया, रिसर्च हाइपोथेसिस हुआ, मेथोडोलॉजी होगा, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये चीज़ आपका आता है। सेम चीज़ ऐसे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी होता है। जो आप फाइनल ईयर में बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप फाइनल सेमेस्टर में आप बनाओगे। ये क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्रिएट समथिंग न्यू लाइक अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। अधिकतर आपके इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनाया जाएगा, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा या फिर आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या कोई प्रोसेस को डिफाइन करना है, तो वहाँ पे क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उन्हीं का यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो इनका पर्पज क्या होता है, देखिए यहाँ बोला गया टू शो हाउ यू अप्लाइड नॉलेज टू एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब कि अभी तक आप 7th सेमेस्टर तक आप पढ़ोगे, चीज़ें पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल देखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फाइनल सेमेस्टर में इसलिए आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप उन जो आपको नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे उसको यूज करते हो। तो इसका कंटेंट भी सेम होता है। लिटरेचर रिव्यू हो गया आपका, एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट एंड स्टडीज हो गया, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर सेम मेथोडोलॉजी क्या है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, आपका रिजल्ट क्या आया, आपका डिस्कशन क्या था, कंक्लूजन क्या था, ये चीज़ आपको निकल के आती है। तो लेंथ यहाँ पे वेरी कर सकती है कि ये जैसे इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी सकती है, मतलब कि 10 to 100 पेजेस तक जा सकती है। वो आपके जो आपके सुपरवाइजर रहेंगे बता देंगे आपको इतने पेज की आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक। तो अब यहाँ बोला गया क्या है, कॉमन सेक्शन क्या कौन से होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपको डिजर्टेशन में जो मैं डिजर्टेशन किया था उसको मैंने बताया। देखिए सेम चीज़ वहाँ पे था, पहला पेज था आपका टाइटल पेज, फिर उसको मैंने डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट जो थे हमने उसको लगाया था, एक्नॉलेजमेंट लगाया था, टेबल ऑफ कंटेंट था, एब्स्ट्रैक्ट का समरी था जिसको मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा नहीं गया मेरे में, क्योंकि उसमें क्या था कि वहाँ पे जो मेरा रिसर्च था जो डिजर्टेशन था उसमें एब्स्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैंने तो समरी वहाँ पे नहीं डाला गया था, अधिकतर आपको मिलेगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन था, आपका लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड आपको देखेगा कि आप क्या करते हो, जो एग्जिस्टिंग वहाँ पर रिसर्च हुई हैं उनको डाउनलोड करते हो, पेपर्स को डाउनलोड करते हो, फिर उनको पढ़ते हो। फिर वहाँ पर जो थ्योरीज आई हैं, थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हो, कंक्लूजन या आपका सजेशन क्या आया है, रेफरेंस क्या आया और अपेंडिसाइज, मतलब कि जो आप डायग्राम, जो डाटा कोड जो भी आपने यूज किया, जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया, उसको आप वहाँ पे एलोबरेट करते हो, ठीक। तो ये आपके कुछ कॉमन चीज़ें जो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबमिट करनी होती है। इसको आप रट डालो साथियों, चाहे आप इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाल सकते हो, उसको आप थीसिस में डाल सकते हो, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों में आप इसको डाल सकते हो। तो अब यहाँ देखिए हाउ टू स्ट्रक्चर योर राइटिंग, कैसे आपको करना है, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ बताया था। फिर मैं बता रहा हूँ आपको एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ए शॉर्ट समरी ऑफ योर वर्क, मतलब जो आपने पूरा किया, ये सबसे बाद में लिखा जाता है, स्टार्टिंग में लिखा जाता है, ठीक है। जो आपका शॉर्ट समरी होता है वो आपको 150 से 250 या 200 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। इसमें क्या होता है, आप पर्पज क्या है आपके पेपर का, मेथड्स क्या है, मेन फाइंडिंग क्या है, उसका कंक्लूजन थोड़ा सा आप वहाँ पे लिखते हो, ठीक। और यहाँ पे सेक्शन, राइट दिस सेक्शन लास्ट इवन दो इट्स अपीयर्स इन द फर्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। ये पता नहीं, मतलब कि ये आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, थोड़ा कंक्लूजन का एक छोटा सा रूप होता है। मतलब कि जैसे आपने किसी ने पेपर डाउनलोड किया तो पहले आपको पूरा 60 पेज पढ़ना नहीं लगेगा, पहले वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा यदि उसको लगेगा कि हाँ आपने इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ जानकारी डाली है, तो फिर उसके पर्पज के लिए चीज़ें आप रिसर्च में या फिर आपके राइटिंग में उसमें उसके मतलब की जो आपको पढ़ रहा है वो होगा, तो आप पूरा पढ़ेगा ना। जब भी आप कोई पेपर पढ़ोगे तो पहले आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, यदि आपको लगेगा हाँ इसमें मेरे यूजफुल की जानकारी है तो आप पूरी पेपर पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन, ठीक। स्टार्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, एक्सप्लेन वाई इट्स इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है। फिर जो प्रॉब्लम है, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम स्टेट करते हैं, और वहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप इसको अचीव करोगे, आपका वर्क स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा रहेगा, ठीक है, वो आप देखोगे। फिर उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू आएगा, मतलब कि जो आप कई सारे वेबसाइट है आप देखोगे, गूगल स्कॉलर देखोगे, ठीक है, गूगल स्कॉलर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर मिल जाते हैं, ठीक है। आपका स्कोपस है, ठीक है, और सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको रिसर्च पेपर मिल जाते हैं जहाँ से आप पेपर डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो, और उनका एक लिटरेचर रिव्यू, मतलब समराइज वे में आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो। तो शो हाउ योर वर्क बिल्ड्स एंड द डिफर फ्रॉम द स्टडीज, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो और उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके ग्रुपिंग करके आप रखते हो, लिखते भी हो, क्योंकि आपको लास्ट में रेफरेंस भी देना होता है। तो लिटरेचर रिव्यू आता है। फिर आपको मेथोडोलॉजी आती है कि वहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे कैसे आपने ये किया, स्टेप बाई स्टेप। वहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट को डिटेल में इंक्लूड करोगे, डाटा जो है, टूल्स जो हैं, डाटा कैसे कलेक्ट किया गया, उनके मेथड को आप एक्सपेरिमेंट उसको आप डिस्क्राइब करोगे डिटेल में। बी स्पेसिफिक सो अदर कैन रेप्लिकेट योर वर्क, मतलब कि ये स्पेसिफिक इसलिए है साथियों कि अगर कोई दूसरा पर्सन सेम प्रोसेस अपनाता है तो उसको भी सेम फाइंडिंग रिजल्ट मिलना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी मेरे भी था, तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे होता है।
मेथोडोलॉजी क्या थी, देखो कैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया। देखो बोला गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडीज विया डाटाबेस रजिस्टर्ड, जो आपके मेथोडोलॉजी में आता है, क्योंकि हमारा मेथड क्या था, SLR सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। तो आपका एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया था, जो स्कोपस हमारा डाटा सेट है वहाँ पे हमने किया, वहाँ पे कुछ हमने क्या किया, कुछ टर्म डाले जहाँ पे हमको 6232 पेपर हमको मिले थे। फिर उसमें से हमने कुछ हटाया, जो डुप्लीकेट्स उसको हमने हटाया। फिर हमने क्या किया, उसको ऑटोमेटेड टूल की तरह कुछ फिल्टर आउट किया, मतलब जैसे हमको लास्ट 10 ईयर के लिए चाहिए, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के चाहिए, लास्ट 10 ईयर में से जो पार्टिकुलर इस स्पेसिफिक में हो, जो पार्टिकुलर इस लैंग्वेज में हो, उसमें हमने कुछ हटाया। तो उसमें से हटाया, फिल्टर आउट किया, तो वहाँ 5642 वहाँ से हट गए। फिर हमको लगभग 590 पेपर मिले थे। फिर वहाँ से 521 एक्सक्लूड किए। क्यों? मैंने उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा, वो हमारे जो पर्पज था, मेरे जो रिसर्च क्वेश्चन थे उससे वो मैच नहीं कर रहे थे, तो मैंने उसको हटाया। फिर यहाँ देखा बोला गया जो 521 हटा दिया, तो बोला गया रिपोर्ट शॉर्ट रिट्यूर, मतलब कि जो हमारे फिर से मैं मिले 69 मिले। फिर वहाँ से मतलब कि इसको डाउनलोड करने की कोशिश की, जो 521 पेपर हटाया था, ठीक, उसमें से 59 मिले 69। तो उसमें से मैं कुछ पेपर को डाउनलोड करना चाहा पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको पढ़ना चाहा, तो बट उसमें से 12 पेपर ऐसे थे जो डाउनलोड नहीं कर पाया मैं। तो मतलब टोटल हमको कितने मिले, 57 मिले। 57 भी हमने देखा, जब उसको पढ़ा पूरी तरह से, तो वहाँ पे 10 हमको इरेलीवेंट मिले, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को रिलेवेंट नहीं करते थे। फिर मैंने 47 वहाँ पे जो स्टडीज थे उनको इन्वॉल्व किया, उनको भी लिटरेचर रिव्यू लिखा, ठीक है। तो इस प्रेशर को, इस जो हमने ये डायग्राम बोला, इसको बोला जाता है क्या, डिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, इसको बोलते हैं प्रिज्मा, ठीक। इस ये जो ग्राफ बनते हैं इसको प्रिज्मा बोलते हैं। तो आप देख पाओगे ऐसे मैंने क्या किया, पूरा कैरी आउट किया था, तो आपको मेरे फाइंडिंग आई थी। मेथोडोलॉजी हमारी ये थी, SLR सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। फिर हमारी आगे बात आती है यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं मेथड के बाद। तो मेथड मतलब यहाँ पे जो हमारी फाइंडिंग आती है जिसको लॉजिकली और क्लियरली हम वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम टेबल, चार्ट, ग्राफ सारी चीज़ वहाँ पे यूज करते हैं ताकि हम डाटा को एक्सप्लेन कर पाएँ। और वहाँ पे देखिए हम ये डिस्कस नहीं करते हैं, अवॉइड डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट हियर दैट कम्स इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे हम उसकी मीनिंग को नहीं बात करते, उसकी मीनिंग को हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं जो हमारे डिस्कशन में आएगा। तो यहाँ पे हम उसके फाइंडिंग को एनालाइज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका जो आंसर है रिसर्च क्वेश्चन का, और उससे हम एक्सप्लेन करते हैं क्या आंसर आया, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम रिजल्ट को अपने प्रीवियस स्टडीज के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा हम क्या करते हैं, और कोई लिमिटेशन होती है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर हम कंक्लूजन पे जाते हैं, तो हमारी जो की फाइंडिंग्स होती है उनको समराइज करते हैं। लगभग यहाँ पे साथ रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन दोनों एक दूसरे सिमिलर होते ही हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंस है, हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया, जो हमारा फाइंडिंग रहेगा वो किसी फील्ड को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, उसको कैसे यूज किया जा सकता है। फिर आगे चलते हम रेफरेंस देते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको APA MLA, जो मैंने सारी चीज़ जितने भी हमने लिटरेचर भी पढ़ा था उसको हमने क्या करते हैं, उसको साइट करते हैं, उसको साइटेशन बोलते हैं, उसको लिखते हैं नीचे, ठीक है। फिर उस अपेंडिसाइज से जैसे कोई डायग्राम है, कोई हमारा रॉ डाटा है, कोई सैंपल कैलकुलेशन है, कैसे कोई मेथड है, उसको हम यहाँ पे अपेंडिसिस में उसको हम ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, वो आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फाइनल टिप्स क्या है, मतलब सक्सेस के लिए इसमें क्या बात की जाती है। पहले आप क्या करोगे, अपने प्लान योर वर्क, आपने जो आप स्टार्ट कर रहे हो अपने थीसिस को, उसको आसानी से उसको प्लान करिए, ड्रिल प्लान करिए। फिर एक क्लियर लैंग्वेज में उसको यूज करिए, जो भी आप आइडियाज अपने याद कर लिख रहे हो। फिर उसको गाइडलाइन जो है इसको ध्यान दो, ठीक। और यहाँ पे उसको प्रिफरेट करोगे, फिर उसके बाद अपने पीयर रिव्यू के साथ उसको फीडबैक लोगे। तो इससे क्या होता है साथियों, जब आप ये चीज़ करते हो तो आप की जो थीसिस रिपोर्ट राइटिंग है वो बेटर हो जाती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंट था, ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं, बट वैसे मैंने आप ये डाल दिया था, मे भी कभी कभी चांस में आ जाता है, ठीक। तो साथियों अब हम बात करते हैं आप अपने किसी बिजनेस आइडिया को कैसे पिच किया जाता है या कैसे पिच करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपने अभी तक तो कोई ना कोई आपने शार्क टैंक का कोई ना कोई एक एपिसोड तो देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे इनको आइडिया पिच करने जाते हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आइडिया को, क्या वो आइडिया कर रहे हैं, क्या चीज़ वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो अपने आइडिया को बताते हैं। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यदि उनको अच्छा लगता है आइडिया तो उस पर्टिकुलर आइडिया में वो क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर कंपनी में क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, तो जो आपका ऑडियंस होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ बोला जाता है बिफोर प्रिपेयरिंग योर पिच, मतलब जो ऑडियंस को आप जिस ऑडियंस को पिच कर रहे हो, मतलब जिन इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हो उनके बारे में पहले में थोड़ा सा देखिए, प्रिपेयर होइए, ताकि आप उनके इंटरेस्ट को, आप उनके एक्सपेक्टेशन को, नीड्स को वहाँ पे अलाइन कर पाएँ अपने मैसेज के साथ। मतलब कि उनका यदि आपको इंटरेस्ट पता रहेगा, उनका एक्सपेक्टेशन पता रहेगी क्या होता है, तो अपने पिच को भी इसी प्रकार से आप मॉडिफाई कर पाओगे। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान होती है जब आप किसी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब कि ऑडियंस मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर को, जब आप इन्वेस्टर को क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर बात करो, यहाँ पे जब आप किसी इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान देनी होती है, तो पहले आपको देखना होता है कि वो किस टाइप के इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं,
ठीक है। आप देखते हो वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज सो आई एम आउट, मतलब कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं इसलिए मैं आउट हूँ। मतलब क्यों क्या होता है, उनका उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे वो नहीं जाते हैं। बोला गया वहाँ पे कि वो आपको ध्यान देना कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो किस सेक्टर में स्पेशलाइज्ड हैं, वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं या हेल्थ केयर में या फिर एजुकेशन में, जैसे या फिर वो बैंक में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या किस टाइप की एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। या देखिए जहाँ पे ब्लॉकचेन कैपिटल इन्वेस्ट इन द ब्लॉकचेन बेस्ड बिजनेस, जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसमें ज़्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें उनको आइडिया होती है, उसमें उनको प्रैक्टिस होती है कि हाँ इस बिजनेस को कैसे, यदि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें कैसे हमारा रिटर्न मिल पाएगा, तो वो वहाँ पे बात होती है। तो यहाँ बोला गया कि वो ध्यान देना है कि वो किस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं, और ये भी ध्यान देना है कि वो किस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जब स्टार्टअप करते हो तो अलग कई सारे फेज होते हैं, जैसे पहले आपका होता है आइडिएशन फेज, ठीक, मतलब कि आप आइडिया आपको पास है बट अभी आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, आप किसी एग्जीक्यूट मतलब स्टार्ट करिए, एग्जीक्यूशन फेज में है अभी आप, ठीक है। या फिर आप स्केलिंग फेज में हो, मतलब कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो बट आपके पास प्रोडक्शन डिमांड ज़्यादा है, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसको स्केल कैसे करना है उस फेज में। तो अलग अलग स्टेज होती हैं स्टार्टअप्स की या फिर कोई बिजनेस कंपनी की। तो किस स्टेज में प्रीफर करना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो आइडिएशन स्टेज में ही प्रीफर करते हैं, बट कुछ होते हैं यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होते हैं, वो नहीं कहते हम स्केलिंग फेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके इन्वेस्ट को देखिए कि किस स्टेज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। आगे बोला गया व्हाट इज दियर रिकॉर्ड, उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, ठीक, वो किस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे इनका गोल ये है, वो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो अपने बिजनेस पिच को भी उस प्रकार से आप फ्रेम कर पाओगे ताकि वो भी एक राइट पार्टनर मिल पाए। देखिए बोला गया एग्जामिन द इन्वेस्टर हिस्ट्री, लुक एट द कंपनीज दे हैव फंडेड, जो पहले फंड कर चुके हैं, देयर एक्सपर्टीज एंड हाउ टू विल देयर गोल्स अलाइन विथ योर्स, और उनका गोल आपके गोल के साथ कैसे अलाइन हो सकता है। यदि दोनों की थॉट सेम होगी तभी जाकर वो इन्वेस्ट करेंगे। नोइंग दिस हेल्प्स यू टेलर योर अप्रोच एंड डिसाइड इफ दे आर राइट पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। आगे आता है आपको यहाँ पे अपने आइडिया को प्रेजेंट योर सेल्फ, नॉट जस्ट योर आइडिया, अपने आइडिया को नहीं सिर्फ अपने आप को भी प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप अपने आप प्रेजेंट करोगे मतलब कि आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है उस पर्पज के लिए जिसके लिए आप जो आप स्टार्ट किए हो, आप उसको कैसे स्केल करोगे, सारी चीज़ वहाँ पे ध्यान देनी होती है। जब अपने आप को योर सेल्फ करोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि आप कितने ट्रस्टवर्दीनेस हो, ठीक, आपकी पिच अपने ऑनेस्ट कितने हो, आप कितने ट्रांसपेरेंट हो चीज़ों को लेकर के, तो ये चीज़ इन्वेस्टर देखना चाहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर वांट टू सी दैट यू आर समवन दे कैन रिलाई ऑन, मतलब कि वो आप पर विश्वास कर पाएंगे तभी आपको पैसे देंगे, तभी आप में इन्वेस्ट करेंगे। सो टीम वर्क, मतलब कि वहाँ पे आप सोच रहे हैं मैं सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता ना, ये एक टीम का वर्क होता है। तो वहाँ पे आपके टीम वर्क का जो है कोलैबोरेशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, सारी चीज़ वहाँ पे ध्यान देनी होती है, ठीक है। रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, आप रिस्पेक्ट कर नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपकी टीम वर्क भी देखी जाती है। अपने आइडिया को ध्यान दे रहे हो तो आइडिया कभी काम नहीं आता, अपने आप प्रेजेंट को भी, अपने योरसेल्फ को भी प्रेजेंट करना होता है। आप किसी टफ क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कई सारे रैंडम रैंडम क्वेश्चन करते हैं या फिर फायर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको उनको भी आंसर देना होता है। तो वहाँ पे आपकी थिंकिंग लेवल क्या है, आप क्रिटिकल कंडीशन में कैसे बिहेव करते हो, सारी चीज़ वहाँ पे आपका जज हो जाता है। यहाँ पे देखिए टेल अ कंपेलिंग स्टोरी, मतलब कि क्या करते हो, जस्ट आप अपने आइडिया को मत शेयर करो, वहाँ पे एक स्टोरी बताओ, मतलब कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी, किस कोई पर्टिकुलर पर्सन था, वो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा था, हमने उसकी इस प्रकार से हेल्प की और वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए स्टोरीज हेल्प कनेक्ट विथ योर आइडियाज इमोशनली, मेक योर पिच मेमोरेबल व्हेन क्राफ्टिंग योर पिच, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वो आपको फोकस करना है, और एक किस टाइप से लोगों के लिए और बिजनेस के लिए लाभदायक हो सकता है। कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर सकते हो जहाँ पे इस इम्पैक्ट का सोल्यूशन ढूंढा है, ठीक है। वहाँ पे कोई डाटा आप प्रोवाइड कर सकते हो कि यहाँ पे इतने लोग, आपने तो एक बात किया, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैंने थोड़ा एनालाइज किया, मैंने देखा कि लगभग इंडिया की 30% पॉपुलेशन इसी प्रॉब्लम से फेस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो ऐसे ही होता है। देखिए आजकल एस्ट्रोलॉजर्स, आपका एक एस्ट्रोलॉजर्स है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो आपको भविष्यवाणी कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर था कि मुझे पता चल जाए मेरे भविष्य में क्या होने वाला। उसने एक ऐप आपने बनाया, उस वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, आप लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है ना, भविष्य जान बता रहा है सबका। खुद का भविष्य पता नहीं है कि नहीं पता, लेकिन दूसरों का भविष्य तो जरूर बता रहा है भाई, ठीक। अगली बात क्या है, यहाँ पे कवर ऑल द डिटेल्स, जो भी बिजनेस से जितने डिटेल्स हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको शेयर करना है। आपके बिजनेस का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ठीक, आप किस जेंडर को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, किस एज ग्रुप को, किस डेमोग्राफिक एरिया को, किस एरिया के लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, वो चीज़ आपका के एलिमेंट, जैसे आप कौन हो, ठीक, आप प्रॉब्लम कौन सॉल्व करने वाले हो, आप
आपको कौन सी फंडिंग नीड्स जरूरत है और क्यों ज़रूरत है, और आप इसका फंडिंग कैसे इस जो फंडिंग मिलेगी उसको कैसे यूज करोगे, आपका मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट साइज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और कौन कौन से कंपटीटर वहाँ पे पहले से मौजूद हैं। गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में जब आप जाओगे तो वहाँ पे बात करेगा एक्सप्लेन हाउ यू प्लान टू रीच द कस्टमर इफेक्टिवली, बिजनेस मॉडल आपका कैसा है, आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, आपका प्रॉफिट लॉस, असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये चीज़ आपका वहाँ पे डिटेल्स वहाँ पे कवर करने होते हैं, आपको दिखाना होता है। ठीक, तो शार्क टैंक जब आप देखते हो वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे कुछ क्लिप काट के दिखाया जाता है, सारी चीज़ नहीं दिखाई जाती, कुछ पहले प्रोसेस हो जाते हैं, कुछ बाद प्रोसेस होते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है, सारा कुछ भी दिखाया भी नहीं जाता वहाँ पे। तो आप मत सोचो कि यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ बताया नहीं जाता, ये चीज़ वहाँ पे दिखता ही नहीं शार्क टैंक में, या कहीं भी जाते हो लंबा डिस्कशन चलता है तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट मिलता है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, आगे बात होती है सो द रोड मैप, मतलब कि माइलस्टोन क्या है आपका, कैसे कैसे आप फंडिंग को यूज करोगे अपने प्लान में, क्या क्या आपके माइलस्टोन है। ठीक, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे यूज करनी होती है। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, मतलब आपको आगे चल करके आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हो, अपने आप को एग्जिट करना चाहते हो, तो आप उनके इन्वेस्टमेंट को कैसे रिटर्न करोगे, वो चीज़ आपको वहाँ दिखाना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी एक्वायर कर लो, ठीक, देखिए सेलिंग द कंपनी टू द अनदर बिजनेस, अपने बिजनेस को हम दूसरे कंपनी को बेच देंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा मैं आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दूंगा। मर्ज, या फिर अपने किसी दो कंपनी के साथ मर्ज हो जाऊंगा, ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट निकाल आएगा, फिर मैं आपको रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये जो कुछ आपका कॉमन एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। या फिर आपका आईपीओ निकाल देता है, जैसे आप पब्लिक कंपनी हो तो आईपीओ शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप आईपीओ में क्या होता है, जो पब्लिक्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे उसकी एक यूनिट स्टॉक, जो आप स्टॉक मार्केट में क्या होता है यूनिट खरीदते हो, तो सेम चीज़ वही आपका होता है। आईपीओ जब आप शेयर करते हो, शेयर परचेज करके लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जो आप इन्वेस्टमेंट पैसा आता है उससे आप प्लान ग्रोथ कर सकते हो, अपने कंपनी की ग्रोथ कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका रोड मैप तैयार होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है, पहले आप अपने ऑडियंस जो है उसको अंडरस्टैंड करोगे, मतलब जो हमारे आपके इन्वेस्टर्स हैं उनकी बैकग्राउंड प्रोफाइल देखोगे, उनका इंटरेस्ट देखोगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, फिर अपने आपको प्रेजेंट करोगे। आइडिया के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने ट्रांसपेरेंट हो, आपकी टीम वर्क कोलैबोरेशन कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप किसी टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। कोई आपने जो आइडिया जो इसके साथ कोई कहानी, कोई डाटा, कोई इमोशंस जोड़ के बता सकते हो, ताकि वो इमोशनल हो, एंगेज हो। ठीक है, आगे यहाँ पे अपने जो बिजनेस डिटेल्स में सारी चीज़ कवर करिए, जैसे आपका वैल्यू प्रीपोजिशन क्या है, की एलिमेंट्स क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या होने वाला है। फिर आपको यहाँ पे रोड मैप पर ध्यान देना है। रोड मैप पे आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आप दिखाओगे, माइलस्टोन क्या क्या है, आप एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगा, एंट्री स्ट्रेटजी कैसी होगी, कैसे आप मार्केट में एंट्री मारोगे, सारी चीज़ वहाँ पे आपको ध्यान दे से बताना होता है उनको। आगे हम यहाँ बात करें, जैसे कुछ यहाँ पे पिचेज दी गई हैं, अलग अलग टाइप के पिचेज होते हैं। जैसे यहाँ पे एक होता है एलिवेटर पिच, यहाँ पे लगभग 60 सेकंड में आपके आइडिया की समरी होती है। 60 सेकंड मतलब मान लीजिए 1 मिनट, तो 2-3 लाइन की। ठीक, तो यहाँ बोला गया वी हैव डेवलप्ड अ रिवोल्यूशनरी ऐप फॉर रिमोट टीम वर्क एंड आर सीकिंग 5 लाख टू लॉन्च। मतलब उनके पास एक ऐप है पहले तैयार है, बट उसको लॉन्च करने के लिए उनको इतना पैसे की जरूरत है। ठीक है, शॉर्ट्स फिल्म पिच, मतलब यहाँ पे 3 से 10 मिनट तक जाती है। इसमें आप मार्केट साइज को, अपने कंपटीशन को, अपने फंडिंग नीड्स को भी यहाँ पे आप शेयर करते हो। जैसे यहाँ बोला गया हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 10 बिलियन मार्केट गैप को एड्रेस करता है, जो हमारे प्लांटेड टेक्नोलॉजी के साथ। वी आर रेजिंग 2 मिलियन फॉर स्केल द ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए 10 बिलियन का मार्केट है, मतलब कि 10 मिलियन आप 10 बिलियन उससे कमा सकते हो, बट अभी उसको स्केल करने के लिए, ऑपरेशन को स्केलिंग करने के लिए वहाँ पे आपको 2 मिलियन की जरूरत है, बताया गया। या लॉन्ग पिच होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है। इसमें क्या करते हो आप डिटेल में सारी चीज़ प्रेजेंट करते हो, जब आपका मार्केट एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, लॉन्ग टर्म आपका गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ आप लगभग काफ़ी टाइम तक चलता है। मान लीजिए हो सकता है 30 मिनट तक चले। जब आप इसमें से लॉन्ग फॉर्म पिच होती है तो आप इतना शेयर करते हो। अवर सोल्यूशन टारगेट अ ग्लोबल मार्केट प्रोजेक्ट टू जनरेट $50 मिलियन इन रेवेन्यू बाई 3 ईयर विथ अ क्लियर पैथ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान देना होता है। टाइप्स ऑफ पिच हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ पिच क्या होता है, पहले आप देखिए, आप इंट्रोडक्शन होता है आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हो आप, और फंडिंग की क्यों जरूरत होती है तो आप यहाँ पे देखते हो। फिर प्रॉब्लम आपको क्या है, किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन कैसे दे रहे हो, क्या सोल्यूशन है आपका, क्या उसके पास पहले से कोई ऑडियंस के पास या फिर जो आपके पास मार्केट है उसका एग्जिस्टिंग कोई सोल्यूशन है कि नहीं है, वो भी आपको बताना होगा। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना मार्केट साइज है, कितना उसका ग्रोथ हो सकता है, कितना उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपके कंपटीटिव एनालिसिस क्या है, कैसे एडवांटेज हो सकता है, आप कंपटीटिव जो आपके कंपटीशन में हैं, पहले से एग्जिस्टिंग आपके सेलर हैं, उनसे आप कैसे बेटर कर सकते हो, वो चीज़ आपको बताना होता है। आप कस्टमर तक कैसे पहुँचोगे, कैसे उनको अट्रैक्ट करोगे, आपका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है, आप कैसे पैसे बनाओगे, वो भी आपको ध्यान देना है, कैसे ग्रो करोगे,
फाइनेंशियल कंडीशन क्या होता है आपका, आगे फ्यूचर में आप कितना यहाँ पे अर्न रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, फिर लास्ट में आप आस्क कितना आप मांग करते हो, कितना आपको फंडिंग चाहिए वो आप बताते हो आस्क में। तो ये 9 स्ट्रक्चर हैं जो आपको अपने पिच में आपको यहाँ पे जनरेट वहाँ पे देना होता है। ठीक, तो ये हो गया साथियों आपका पिच हो गया, तो मैंने थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग बता दिया। अब चलते हैं हम टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अभी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। टेक्निकल प्रपोजल इज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट रिटेन इन परसुएट द रिसिपिएंट टू अप्रूव द सजेस्ट प्रोडक्ट सर्विस और सोल्यूशन। अब क्या होता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, बट उसके लिए आपको सामने वाले से या मैनेजर से, मान लीजिए आपको ओनर से क्या चाहिए, उसका अप्रूवल चाहिए, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो क्या होता है टेक्निकल प्रपोजल होता है जो लिखा जाता है रिटर्न में, ताकि अप्रूव किया जा सके या तो किसी प्रोडक्ट के सजेशन में, सर्विस में या सोल्यूशन को अप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे कई सारी बात होती है, प्रपोजल्स आते हैं, आप उसको पढ़ते हो, उसमें कई सारे टेक्निकल डाटा जो होते हैं, ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसलिए वहाँ पे इसको लिखना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आपको वहाँ पे टेक्निकल डाटा, टेक्निकल प्रपोजल ज़्यादा लिखने को पड़ते हैं। ठीक, इट इज ऑफन डायरेक्टेड टू द टेक्निकल ऑडियंस सच एज कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, ताकि और एंड नीड्स टू बी क्लियर, डिटेल एंड कन्विंसिंग। इनको भेजोगे और इसकी जरूरत ये भी होती है कि वो क्लियर हो, डिटेल्ड हो और ये कन्विंस कर पाए। कोई आपसे बात नहीं करेगा, वो इसमें ऐसा रहे कि वो कन्विंस हो जाए आराम से। तो यहाँ मेन गोल क्या होता है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फुलफिलिंग द नीड्स व्हाइल शोकेसिंग योर एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनलिज्म। मतलब कि अपने प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज को देखकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका मेन गोल होता है। की फीचर्स क्या है पहले यहाँ देखिएगा, इसका पर्पज क्या है फिर से आप समझो। तो यहाँ पे क्या है, टू प्रोवाइड अ सर्विस, प्रोडक्ट, सोल्यूशन दैट सॉल्व्स अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टू परसुएट द रिसिपिएंट टू अप्रूव द योर आइडिया। मतलब जिसके पास ये लेटर जाएगा वो पढ़ेगा तो आपको इतना कन्विंस कर देना उसको लिखने में कि वो ऐसा नहीं भाई मुझे लिखना है, मुझे अप्रूव कर दो, मुझे अप्रूव कर दो, ये नहीं होता है। वहाँ में जो डाटा है उसके प्रॉब्लम को ऐसे एड्रेस करो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगे और बहुत जरूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना, उस हिसाब से वहाँ पे वो कन्विंस हो जाए। तो ऑडियंस कौन सा होता है, टिपिकली डायरेक्टेड एट टेक्निकल एक्सपर्ट और डिसीजन मेकर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके ऑडियंस होते हैं, उनके लिए आप लिखते हो। तो तब जाके अगर वो अप्रूव कर दिए तो आपको वहाँ फंडिंग मिलेगी, वहाँ पे आपका जो आपका आइडिया है उनको अच्छा लगेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे या फिर इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में। देखिए स्कोप क्या है यहाँ पे, देखिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपको कोई ब्रिज या हाईवे निकालना है, कोई सिस्टम को अपग्रेड करना है, कोई रिसर्च कंडक्ट करना है, या फिर कोई आपको ट्रेनिंग डालना है। ट्रेनिंग जैसे कभी क्या होता है कि आपकी कंपनी है, कंपनी में क्या होता है कि एम्प्लॉय तो काफ़ी ज़्यादा हैं बट उनसे आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग देनी है, आप सुपरवाइजर हो, आपको पता है कि इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये हो जाएगा, बट उसके लिए आपको बाहर से अप्रूवल चाहिए ना, आप पर जो ऊपर की अथॉरिटी है। तो इनके क्या करोगे, एक प्रपोजल राइटिंग करोगे, टेक्निकल प्रपोजल लिखोगे, उनमें सारी चीज़ एक्सपर्टीज बताओगे, मुझे इस चीज़ की जरूरत है, ये क्यों है, इससे क्या बेनिफिट होगा, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमारा इतना आउटपुट निकल आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने पिछले कई कंपनी में किया था, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल आपका आउटपुट रिजल्ट अच्छा आएगा, हम जल्दी से गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सारी चीज़ जब आपका मैनेजर पढ़ेगा तो मुझे उसको भी लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन है चीज़ बात कही गई, वो अप्रूव करेगा, फिर उस हिसाब से कंपनी अपना फर्दर प्लान करेगी। ये चीज़ होता है। कितने टाइप प्रपोजल होते हैं वो बात कीजिए। पहले यहाँ पे बोला गया सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, तो यहाँ पे होता है बिजनेस प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल। तो यहाँ पे जो बिजनेस प्रपोजल होता है ये जैसे कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जैसे प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, रनिंग मार्केटिंग कैंपेन, कोई मार्केटिंग कैंपेन कैसे रन किया जाए उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं यहाँ पे, प्लान साइंटिफिक स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किसी भी स्टडीज को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन को प्लान किया जाता है। टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, यहाँ पे किसी टेक्निकल या इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व किया जाता है, ये सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से हुआ। बाय इंटेंट पहले होता है एक सोलिसिटेड प्रपोजल, यहाँ पे और एक होता है आपका अनसोलिसिटेड प्रपोजल। जो सोलिसिटेड प्रपोजल होता है ये क्या होता है, रिटन इन रिस्पॉन्स टू फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे टेंडर और एडवर्टाइजमेंट होता है, कैसा होता है सोलिसिटेड प्रपोजल होता है, मतलब कि बढ़िया से रिटन फॉर्मेट में होता है। एक होता है यहाँ पे अनसोलिसिटेड, मतलब कि ऑफर्ड वॉलंटरली प्रपोजिंग एन आइडिया और सर्विस दैट माइट हेल्प इन द रिसिपिएंट, मतलब कि ये वेल मेंटेन नहीं होता है, एक जैसे वॉलंटरी कोई आप रैंडम कोई यहाँ पे प्रपोजल डाल दिया गया है, ठीक है, और कोई आइडिया को प्रपोज किया जा रहा है तो अनसोलिसिटेड वहाँ पे कहलाता है। बाय ऑडियंस एक आपका होता है एक्सटर्नल प्रपोजल, एक होता है इंटरनल प्रपोजल। एक्सटर्नल प्रपोजल क्या होता है, जब आप सेंड टू पार्टीज आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लाइंट्स और गवर्नमेंट एजेंसी, आपकी कोई टीम है, कोई आपकी कंपनी है, उस टीम के बाहर आप प्रपोजल डालो, बाहर जा रही है, ठीक है, टीम के या कंपनी के बाहर जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रपोजल, मतलब कि वो बाहर जाएगी।
इंटरनल प्रपोजल मतलब कि आप कंपनी के अंदर ही किसी अपने अपर अथॉरिटी को, अपने अपर मैनेजमेंट को लिख रहे हो किसी पर्टिकुलर आइडिया प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल प्रपोजल। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा। स्टेप्स फॉर प्रिपेयर टेक्निकल प्रपोजल, कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए यहाँ पहले बात किया जाता है, पहले आप प्रिपेरेशन करो, पहले प्लानिंग करोगे, मतलब सेम चीज़ वही है। पहले अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करोगे, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है उसको बढ़िया से डिफाइन करोगे, मतलब कि अपने प्लान को डिलीवर करोगे और उसको इंश्योर करोगे कि ये रिसिपिएंट्स जो हमारा पढ़ने वाला है, जिससे हमको अप्रूवल चाहिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करें। मतलब कि हम कंपनी का गोल है रेवेन्यू को 10 करोड़ पहुंचाना, ठीक है, 10 CR करना इस बार, इस एनुअल टर्म में, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो, देखो आपको क्या है, आप बोल रहे हो हमको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिलवानी है ताकि उनका आउटपुट हो जाए। तो क्या होगा, उनका 10, कंपनी के जो मैनेजर है वो चाहते हैं हमारा 10 करोड़ इसका सेल हो। अब क्या होगा, आउटपुट नहीं हो रही है, ठीक, आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप सुपरवाइजर हो तो आप बताओगे, वहाँ पर बढ़िया से बात करोगे, इंजीनियर हो तो क्या करोगे, वहाँ बताओगे सारी चीज़ ये लायक हो रही है, यहाँ पे इनको जो हमारे एम्प्लॉई हैं इनको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर नया इंप्लीमेंट हुआ था, इनको सही ट्रेन नहीं किया गया है, जिसके लिए सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी को, इनको हम ट्रेंड करते हैं, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो पर हेड मैं यहाँ पे पर मंथ इनको हम एक बंदे से हम 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पर ईयर। जब ये बात होगी, अब 10 लाख हो गया हमारे पास, मान लीजिए 20 एम्प्लॉई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोल सकेंगे उनको कि अगर 20 लाख 20 वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, तो एक एम्प्लॉय से 10 लाख आ रहा, तो 200 लाख तो हो जाएगा, ठीक, 200 लाख हो गया, मतलब लगभग इतना 20 एम्प्लॉई से कर सकते हैं हम, इस डिपार्टमेंट से इतना हम रेवेन्यू और एक्सटेंड कर पाएंगे, मतलब कि डबल हम कर पा रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट ही हो गया। ऐसे प्रकार से अलग डिपार्टमेंट वाले अपना अप्रूवल देंगे, उनको ट्रेंड करने के कुछ और इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इस प्रकार से आप कर करके वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप भी क्या चाह रहे हो कि आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़े, रेवेन्यू आप भी बढ़ाना चाहते हो, बट क्या करना चाहते हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट चाहते हो ताकि एम्प्लॉय को ट्रेंड कर पाए और उनकी एफिशिएंसी हमको हम बढ़ा पाएँ, ठीक। तो उस जो आपको ट्रेनिंग में जो आपकी कॉस्ट आने वाली है, उसका जो प्लान होने वाला है, वो चीज़ के लिए आप वहाँ पे टेक्निकल प्रपोजल लिख रहे हो। तो वो चीज़ आप बोला गया कि जो आपका स्कोप हो कंपनी के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन करें, ठीक। आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कदर करनी है, आपको वहाँ पे टेक्निकल डाटा जो है, प्रोजेक्ट डिटेल क्या है, जो आपका बैकग्राउंड रिसर्च क्या रहा है, वो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक। यहाँ देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल क्या ऐसा होता है। तो पहले आपका एग्जीक्यूटिव समरी होती है यहाँ पे, ठीक है, जो 1 से 2 पेजेस की होती है, जो आपके मेन पॉइंट्स, प्रपोजल के मेन पॉइंट्स को आपको दिखाता है। यहाँ पे आपका सोल्यूशन, बेनिफिट्स और क्यों वाई आर योर टीम इज क्वालिफाइड एंड हैंडल टू दिस प्रोजेक्ट, वो भी आपको यहाँ पे बताना होता है। इंट्रोडक्शन होता है फिर आपका, यहाँ पे अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक। ये आपके लगभग मुझे लगता है ये आपके एक्सटर्नल, जो मैंने एग्जांपल लिया एक्सटर्नल के लिए है, ठीक, क्योंकि वो कहीं और भेजा जा रहा है और आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि कैसे आपकी टीम उस आपकी टीम क्या है, आपका कंपनी क्या है और आपकी एक्सपर्टीज क्या है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक। और आपका ब्रीफ ओवरव्यू दे दोगे प्रपोजल के पर्पज के लिए। फिर उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट करोगे, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, ठीक है। क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम द नीड द प्रपोजल एम्स टू एड्रेस। अगली बात होती है यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट टू द रेसिपिएंट, मतलब कि जिसके लिए आप लिख रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, मैं इसको कम कॉस्ट में कर दूंगा, बेटर तरीके से कर दूंगा, तो सामने वाले का इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा, बिल्कुल। आप बोलोगे नहीं मैं प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करूंगा, ऑन टाइम करूंगा, विद इन द कॉस्ट करूंगा और विद इन आपके जो पैरामीटर है उनसे मिलकर करूंगा। तो आप जब इतना बोलोगे उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो वो क्या करेंगे, राजी होंगे ना। तो सेम चीज़ यहाँ बोला गया कि आपको एग्जीक्यूटिव समरी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, फिर आप उसको सोल्यूशन प्रपोज करते हो, हम इसको कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा आप वहाँ पे सोल्यूशन प्रपोज करते हो। फिर उसकी मेथड्स क्या है, कैसे कैसे आप इसको करोगे, क्या माइलस्टोन रहेंगे, कितने फ्रेजेज रहेंगे और क्या क्या टूल्स यूज करने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप सारी मेथड आप यूज करते हो। और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपकी टीम एक्सपर्टीज है, कितना आपने प्रोजेक्ट पहले कर चुके हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट कितने किए हैं और कितने कॉस्ट की प्रोजेक्ट कर डाले हैं, वो चीज़ आप दिखाओगे तो उससे जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ जाएगा कि हाँ आपके पास कुछ प्रीवियस आपके पास एक्सपर्टीज है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। अपनी केस स्टडी को दिखाओगे, वहाँ पे टेस्टिमोनियल जो है, जो आपने प्रीवियसली जो आपने
अकॉम्प्लिशमेंट जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसकी क्रेडिबिलिटी आप वहाँ पे दिखा पाओगे। फिर आप शेड्यूल्ड टाइमलाइन आप पूरी तरह बताओगे, प्रेजेंट रियलिस्टिक टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ब्रेक इनटू द फेजेस विद क्लियर माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चलने वाला है 2 ईयर, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैं 3 महीने में ये आपका ये फेज कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट 6 मंथ का ये टारगेट रहेगा। जब आप फिर कंप्लीट करोगे तो 1 ईयर में यहाँ तक 12 मंथ में आपको ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगा, इतना आपका 50% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ये चीज़ चेंज करेंगे प्लान में, फिर इसके बाद मैं इसको इस प्रकार से इंप्लीमेंट करूंगा ताकि 2 साल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो सारी चीज़ होती है। फिर आपको बजट बताते हो कि अपने बजट के कॉस्ट को, आपका बजट का कॉस्ट क्या है, कैसे मटेरियल इंक्लूड करोगे, क्या लेबर रहेंगे, क्या एक्सपेंसेस आने वाली है, उसको ब्रेक डाउन करोगे डिफरेंट चीज़ों में। और ध्यान दीजिए बजट आपका रियलिस्टिक हो ताकि वो फिर से वही बात करूँगा कि जो आपका इन्वेस्टर है या फिर कहीं जो आप प्रोजेक्ट को अप्रूव करने वाला है उसके गोल से मिले, उसके बजट से फ्रेंडली हो। फिर बाद में आप कंक्लूजन डालोगे, अपने की पॉइंट्स को जो प्रपोजल में आपने डाला है उसके की पॉइंट्स को आप क्या करोगे, समराइज करोगे और अपने वैल्यू को, अपने सोल्यूशन को और रिइंफोर्स करोगे। हो सकता है आप और यहाँ पे बोलोगे इनकरेज द रिसिपिएंट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप अप्रूव द प्रपोजल, मतलब बीच में एक कॉल टू एक्शन होता है, मतलब उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें हैं, ये रीजन है जिसके कारण आपको ये हमारा प्रपोजल अप्रूव करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को आप मुझे हैंड ओवर कर दें और मैं आपको टाइमली विद इन द कॉस्ट या विद इन द पैरामीटर आपको यहाँ पे इसको क्या करूँ, आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊँ। ये कुछ स्टेप्स होते हैं आपके प्रोपोजल राइटिंग में जो आपको वहाँ पे इंक्लूड करने होते हैं। अब इसको बढ़िएगा साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी एक बार बटन प्रेस करना और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप साथियों बहुत चालाक हो, आप वीडियो को देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो कहीं पर आपको नुकसान हो जाता है। फिर वो मेरा नहीं होता, मेरे चैनल पर लगभग 2500 वीडियो पड़े हैं, बट स्टूडेंट कहते हैं सर ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा, ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा, या फिर ये आपने वीडियो कब डाला, जब सब्सक्राइब किए रहोगे तब तो मिलेगा ना। तो आप ध्यान दीजिए ना सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कैसे आप क्या क्या टिप्स हैं। सेम जी साथियों, देखिए ये जो सारी टिप्स हैं कम्युनिकेशन की, सारी चीज़ हर जगह, चाहे आप थीसिस लिख रहे हो, चाहे पिच, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे आप कोई SOP लिख रहे हो, सारी चीज़ वही है। देखिए कैसे, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज जो हमने पहले पढ़ चुका है। बी परसुएसिव, मतलब कि फोकस ऑन योर हाउ प्रपोजल बेनिफिट्स द रिसिपिएंट, मतलब कि कैसे रिसिपिएंट को कैसे ये प्रपोजल बेनिफिट्स हो सकता है ताकि वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, मेक इट प्रोफेशनल हमको बनाना है। यहाँ पे एड्रेस पोटेंशियल कंसर्न्स, जो वहाँ पे कंसर्न्स हैं उसको, जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमको एड्रेस करते हुए सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एड्रेस करना है। अपने प्रपोजल को कस्टमाइज करना है उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की नीड्स के हिसाब से। इंक्लूड विजुअल्स, आप उसमें डायग्राम, चार्ट्स, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा चीज़ें यूज कर सकते हो ताकि आपका प्रपोजल जो है ज़्यादा इफेक्टिव बने। ओके, इसमें गुड जो आप टेक्निकल प्रोपोजल के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, मेन चीज़ वही बात करता हूँ, क्लियर होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए, मतलब कि जो इतना होना चाहिए कि जो लास्ट में पढ़ते पढ़ते ना जो आपका रिसिपिएंट है वो कन्विंस्ड हो जाए, कि उसको लगे कि आपका जो प्रपोजल है वो बेस्ट सोल्यूशन, जो आप सोल्यूशन दे रहे हो बेस्ट है, इसके लिए मुझे जाना चाहिए। ठीक है, रिलेवेंस होना चाहिए, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसके रिलेवेंस होना चाहिए। एक्यूरेटी होनी चाहिए, जो आपने डाटा इंटर किया है, जो आपने टेक्निकल डिटेल्स इंटर किया है वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी चेक कर लीजिए। यहाँ पे उसकी अपीयरेंस देखो, प्रोफेशनली क्या है, फॉर्मेटिंग देख लीजिए, प्रोofreading देख लीजिए, क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने होते हैं जो आपको प्रपोजल में देखना होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए एग्जांपल सिनेरियो फॉर टेक्निकल प्रोपोजल, मान लीजिए यहाँ बोला गया बिल्डिंग अ पार्किंग लॉट्स, ब्रिजेज और हाईवे, इसके लिए आप लिख सकते हो मॉडर्नाइजिंग ऑफिस सिस्टम और प्रोसीजर्स, प्लानिंग और कंस्ट्रक्टिंग कन्वेयर सिस्टम इन द एट द एयरपोर्ट, कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्रीज, ट्रेनिंग मैनेजर्स फॉर इंटरनेशनल रोल्स। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके लिए आप लिखते हो या आपके लिए आप अलग हो, किसी आप अलग फील्ड में, तो ऐसे चीज़ लिखा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा सेम चीज़ आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, उसमें दे सकता है कि आपको ये ना बोला जाएगा आप टेक्निकल प्रपोजल के बारे में बताइए, आपको बोल दिया जाएगा इस केस के लिए आपको इस कॉन्सर्न अथॉरिटी को आपको प्रपोजल लिखना है, आप कैसे लिखोगे। ठीक है, पूरा आपको वहाँ पे ऐसे सॉल्व करने को दे दिया जाएगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आएंगे लगभग 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको इसमें से उठा के दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये साथियों मैं फिर बता दूं, आपने अभी तक पढ़ लिया क्या, आपने पढ़ लिया पिच, हमारा पढ़ लिया पिच क्या, सॉरी थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग पढ़ लिया, आपने पिचिंग पढ़ लिया, आपने टेक्निकल प्रपोजल पढ़ लिया। ठीक है, तो यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो या फिर अदर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तभी हमारे पास इस जो फेज 2 एग्जाम के लिए हमारे पास ऑफर चल रहा है, आप वहाँ पे 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप तुरंत जाइएगा, वहाँ पे फेज 2 का कूपन कोड है उसको अप्लाई करिएगा, जो आपको अभी कोर्स आपको 499 मिल जाएगा, 499 में दिख रहा है, वहाँ पे आपको 200 का डिस्काउंट हो जाएगा और आपको 299 में सब्जेक्ट मिल जाएगा। कोर्स आप तुरंत इनरोल कर लीजिए, एक बार आप पढ़ के देखिए कितना इंजॉय करते हो आप। ठीक है, आप चलते हैं हम साथियों, वहाँ पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप में सारी चीज़ फैसिलिटी, कई सारी फैसिलिटी है जो आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो। अब हम साथियों थोड़ा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी।
या कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो, कहीं आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ होता है हमारा पैसन। 3 चीज़ होती है, पैसन, वॉइस एंड इलस्ट्रेशन। तीनों को हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद हमारा ये लेक्चर एंड होगा। मैं फिर से कहूँगा, यदि आपने हमारे तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसका PDF साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको फर्दर तुरंत आपको जानकारी मिल जाए जब वीडियो अपडेट हो तब। ठीक है, हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक यूज करते हो तब। ओके, तो सिंपली इसे आप यूज कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं साथ, यहाँ पे पैसन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे पैसन क्या है, देखिए बोला गया, पैसन इज द एनर्जी एंड इंथुजियाज्म यू ब्रिंग योर स्पीच, इट शो योर जेन्युइन बिलीव्स इन योर आइडिया, प्रोडक्ट और मैसेज। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, आपका उत्साह क्या है किसी स्पीच को देते समय, या फिर जो आपकी स्पीच में आता है। इसमें क्या होता है, जब आपकी एनर्जी होती है, जब आप इंथुजियाज्म होते हो, तो आइडियाज़ में आपका क्या होता है, बिलीफ बढ़ता है। आप ये जेन्युइन दिखाता है, आपकी जेन्युइनिटी दिखाती है कि आप उस आइडिया के लिए, प्रोडक्ट के लिए, अपने मैसेज के लिए कितना जेन्युइन हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 दे दिए गए, आपको बोल के आ जाना है, वो अलग भाव होता है, वो अलग पैसन है। बट जब आप रियली में अपने लिए या फिर अपने दिल से बोलते हो, इसको दिल से बोलना, वो चीज़ आपका पैसन होता है। व्हेन यू स्पीक विद पैसन, योर ऑडियंस कैन फील योर एक्साइटमेंट विद हेल्प टू होल्ड देयर अटेंशन एंड बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन। जब अपने पैसन के साथ बोलते हो ना, तो ऑडियंस क्या करता है, एक एक्साइटमेंट होती है आपको सुनने के लिए, ठीक, और आप उसको हेल्प करते हो, मतलब वो ऑडियंस को अटेंशन देने के लिए हेल्प करता है, कि आप मजबूर करता है कि आपकी बातों को सुने, और एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तो आपकी पैसन बात होती है वो चीज़। अब यहाँ पे क्या है, कैसे पैसन को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो, इंथुजियाज्म दिखा सकते हो। जैसे आपने अपने वॉइस को थोड़ा सा, अपने वॉइस के द्वारा इंथुजियाज्म, अपने उत्साह दिखाइए, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलिए, जो अपने पिच को थोड़ा सा अप डाउन करते रहिए। और यहाँ देखिए, अवॉइड स्पीकिंग मोनोटोन वॉइस, इट कैन योर मैसेज डल। मतलब कि ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप देखोगे स्पीकिंग में बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे से बोल नहीं पाते, वहाँ पे उनका पैसन कम होता है, तो क्या होता है कि पीछे ऑडियंस होने लगती है, भाई सब अधिकतर तो होता है, तो वो चीज़ ध्यान देना होता है। और कभी कभी आप ऐसे स्पीच देखोगे तो आप सोचते हो भाई इसको हम छोड़े ही ना, एक वर्ड भी हमको मिस नहीं करना, पूरा हमको सुनना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है। यूज गेस्चर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने हैंड मूवमेंट्स को आप मूव कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। अपने अंदर बॉडी को जो आपको पॉजिटिविटी दिखा सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलो, आप कनेक्टली इमोशनली कोई आप स्टोरी सुना सकते हो, कोई आपका एक्सपीरियंस जो उस मैसेज को रिलेट करते हो उसको आप शेयर कर सकते हो। तो क्या होगा, दोनों जो हमारा ऑडियंस है, जो आप स्पीच बोल रहे हो, दोनों लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे और कनेक्ट हो पाएंगे। प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, व्हेन यू नो योर मटेरियल वेल, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कैन फोकस द डिलीवरिंग योर मैसेज पैशनेटली। जो आप जानते हो, जो आप जान रहे होगे, जब उस मटेरियल के बारे में आपको पता होगा कि आप बोलने वाले हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे और मैसेज को आसानी से उसको डिलीवर कर पाओगे। तो ये चीज़ होता है, पैसन के बारे में बात होती है। अब बात करते हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है, वॉइस इज अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन काम, कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल मैनर। इट हेल्प्स हाउ यू अपीयर ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल इवन यू आर नर्वस इनसाइड। अब ध्यान देखिए, वो तो आपका था पैसन था, मतलब आपको दिल से बोलना है, बट यहाँ पे बोला गया कि यदि आप नर्वस हो इनसाइड, अंदर से आप नर्वस भी हो, तब भी ये आप वहाँ पे काम कैसे दिखते हो, किससे कॉन्फिडेंट दिखते हो, कैसे आप प्रोफेशनल मैनर में आप वहाँ पे दिखते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे बात करना है। अंदर से नर्वस हो, बट आपको आउटरली आप वहाँ पे आपको झलक भी नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं यहाँ पे पॉइज। कितना आप क्रेडिबल दिख रहे हो, कितना आप ट्रस्टवर्दी हो। एक कंफर्ट डिमोनर कैन मेक बिग डिफरेंस एंड हाउ, इसको छोड़िए, चलो आप बात करते हैं कैसे पॉइज को मेंटेन करना। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड टाल, आप एक गुड पोस्चर के साथ क्या करोगे, स्टैंड खोगे, और वहाँ पे देखिएगा स्लाउचिंग और क्रॉसिंग योर आर्म्स, ये सब अवॉइड करोगे। दिस कैन मेक सीम अनप्रिपेयर्ड एंड डिफेंसिव। यदि आप ऐसे करके ऐसे हाथ करो, ऐसे क्या होगा, कोई लोग ऐसे आर्म्स को ऐसे हाथ को ऐसे स्लाउच करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, उसमें लगेगा कि आप नर्वस हो, ये चीज़ें वो आप नहीं दिखना है। ये तो आपको रोकना है ना अपने आप को, कैसे काम दिखते हो। मेक आई कंटेक्ट, अपने ऑडियंस का आई कंटेक्ट करो, उनके कनेक्शन को सेंस करो, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो, उनको इंगेज करो, ठीक है। अपने देखिए, शिफ्ट योर गेज इंक्लूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आगे ही देख रहे हो, सिर्फ पीछे ही देख रहे हो, या फिर ऊपर देख रहे हो। डिफरेंट टाइम्स के एक बार आप व्यू करते रहो, सभी तरफ आपकी नज़र जाती रहे। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए, आई कंटेक्ट वहाँ पे मैच होना चाहिए। क्लियरली स्पीक करो, स्लोली स्पीक करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, मुझे कमेंट आते हैं, मैं कई बार करता हूँ, बट बाय द हैबिट हमारा क्या होता है साथियों, मेरी हैबिट हो चुकी है थोड़ा फास्ट बोलने के लिए, क्योंकि साथियों आपके पास टाइम कम होता है, इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ। बाकी उसको आप
स्पीड स्लो कर लो। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुछ आप ब्रीथिंग के लिए थोड़ा सा इस जो आप बोलने जा रहे थोड़ा ब्रीथिंग करिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, अपने काम करिए, मतलब अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा सा नर्वस फील मत होने दीजिए, ये चीज़ है। बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, आप जो चीज़ें डिलीवर करो, जो आप आंसर दे रहे हो उसके लिए आप ऑनेस्ट रहिए, ऑथेंटिक रहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप कॉन्फिडेंटली मना कर सकते हो, मुझे ये चीज़ नहीं पता, मैं आपको बाद में फॉलो अप करता हूँ, ठीक है, बाद में आपको यहाँ चीज़ बता दूंगा, ये चीज़ बोल सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं आता, आप गलत दिखाने के चक्कर में क्या करोगे, आप कुछ भी बता दोगे उनको, तो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अब आता है, देखिए मैंने बताया पैशन, पॉइज और इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत की जाती है। इलस्ट्रेशन आर द स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, विजुअल एड्स दैट हेल्प टू क्लियरफाई एंड सपोर्ट योर पॉइंट्स। अपने पॉइंट को और सपोर्ट करने के लिए और क्लेरिफाई करने के लिए जो आप विजुअल्स है, जो आप एग्जाम्पल है वो ऐड करते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वो हमारा होता है इलस्ट्रेशन, उसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कैसे इलस्ट्रेशन को यूज करना है। सो रिलेवेंट स्टोरेज, जब आप स्टोरी शेयर कर रहे हो तो रिलेवेंट रहे, जैसे आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक, आप वहाँ पे जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, सोप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पे आप शैम्पू की स्टोरी डाल रहे हो, तो रिलेवेंट थोड़ी हुई ना, आप शैम्पू के बारे में बता रहे हो, स्टोरी आपकी शैम्पू से रिलेट करती है और आप सोप के एग्जांपल दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगे इफ यू आर पिचिंग द न्यू प्रोडक्ट, टेल स्टोरी अबाउट हाउ इट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर समवन, ऐसी स्टोरी बतानी है आपको। यूज विजुअल्स लाइक स्लाइड्स, चार्ट्स एंड प्रॉप्स, आप ये सारी चीज़ यूज कर सकते हो। अपने एग्जाम्पल को कंसाइज बनाइएगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो आप क्या करोगे, अपने एग्जाम्पल को बताते बताते आप टॉपिक से भटक जाओगे, ये भी चीज़ होती है। और उसकी टाइमिंग को ध्यान दीजिएगा कि आपको टाइमिंग के अंदर ही अपने जो इलस्ट्रेशन है, जो स्टोरी है, जो आपको चार्ट्स, उसको एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ समझ में आता है, क्या होता है क्या होता है आपका पैशन, क्या होता है पॉइज क्या होता है, और साथ में आपका इलस्ट्रेशन क्या होता है। जब आप इन तीनों को साथ कर दोगे ना, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव बन जाएगा। तो जब आप इस पैशन को, पॉइज को, इलस्ट्रेशन को आप कंबाइन करते हो, तो आपका जो स्पीच है वो इंगेजिंग हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव मतलब साथियों, जो आप मैसेज शेयर करना चाहते हो वो ऑडियंस तक आसानी से पहुंच जाती है और सेम वे में पहुंचती है, सेम इमोशन के साथ पहुंचती है। अपने इंथुजियाज्म को दिखाइएगा, वहाँ पे काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, क्लियर एग्जांपल को शो करो, वहाँ पे विजुअल्स यूज करो। यू कैन लीव लास्टिंग इंप्रेशन योर ऑडियंस। यदि आप इतना चीज़ करते हो तो एक अच्छा आपका इफेक्ट पड़ेगा ऑडियंस पर। तो साथियों ये था जहाँ पे हमने पढ़ा है आज, पूरा यूनिट 3 का हमने कवर किया। यूनिट 3 को आपने बताया कि वन शॉट में छोटे से वीडियो में आपको समराइज करने की कोशिश किया, तो कि आप एग्जाम से पहले थोड़ी देर आप ये वीडियो देख के जाइए और ये सभी टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल पाए। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, बताइएगा कि आपको नेक्स्ट यूनिट का इंतजार है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको सारी वीडियोज का अपडेट मिल जाए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इसका PDF नोट्स वहाँ पे मिल पाए। तो साथियों थोड़ी सी मेरी तरफ से एफर्ट था, आपने इस वीडियो का अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, बिल्कुल शेयर कर दो ताकि थोड़ा सा उनकी भी हेल्प हो पाए। और सारी चीज़ें हैं, आप कोर्स में जाकर नोट कर लीजिएगा, वहाँ पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं जल्द ही साथियों अब यूनिट 4 का वीडियो लाने वाला हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका भी वीडियो आप तक मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।